प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके लिए लेके आया हूं जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे ऑलरेडी आपने शायद दोनों वीडियो देख चुके होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। उसके बाद ये पार्ट 3 आप देखेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो शायद मैं पार्ट 4 भी आपके लिए बनाऊंगा। पार्ट 1 जो था वीडियो आपका, वो टोटली बेस्ड था थियरी पे, जिसमें हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से रूल हैं। दो रूल्स हमने पढ़े, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। उसमें भी हमने देखा कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी का देखिए और बाद में पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 जो आपका ये लेक्चर होने वाला है, ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है तो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका हम जेनेटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक गेट, CSIR नेट, है ना, इन सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। प्लस अगर आपको यूजी के हैं, अगर आप यूजी के रिलेटेड आप एग्जाम देना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, वो कैसे मदद कर सकती है हमको जेनेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा क्रेडेंशियल्स है मेरे बारे में। अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेरे फ़ोन पे कर सकते हैं, मुझे जीमेल पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वीडियो आपको जब भी मैं करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम इसके एप्लीकेशंस बताएं, आपको याद करवाता हूं। मैं पहले क्वेश्चंस दिखाता हूं, उसके बेसिस पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सीधा हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, बाद में हम थ्योरी पे आएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के बारे में पता है, क्योंकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को हम डिटेल में लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इन ए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर पर्पल फ्लावर कलर। तो पर्पल फ्लावर कलर अगर हेट्रोजाइगस है, आपको मेरे ख्याल से सारे मेंडल के जो आपको रूल है वो पता ही होंगे, है ना। अगर आप यूजी में हैं या आप पीजी में हैं तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको पता होगा। तो इसमें सिंपली क्या बोल रहा है कि इन ए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर पर्पल फ्लावर कलर। तो क्या किया इन्होंने, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर हम दो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस होगा कैपिटल पी स्मॉल पी, तो अगर दोनों में हम क्रॉस करवाएंगे तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग होंगी उसमें होमोजाइगस रिसेसिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप बहुत सिंपल सा आपको अगर रूल लगाएंगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी को जब क्रॉस करवाएंगे तो आपको कौन सी ऑफस्प्रिंग मिलेगी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप चेकर बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं या इसके थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब पहला ऑफस्प्रिंग बनेगा तो ये कैपिटल पी इस कैपिटल पी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल पी। अगर इसको दूसरा बनेगा कैपिटल पी से स्मॉल पी के साथ जाएगा, तो ये ऑफस्प्रिंग आपको की होगी कैपिटल पी स्मॉल पी। अगर हम इसको देखेंगे इस स्मॉल पी को, तो नेक्स्ट जो आपको बनेगा कैपिटल पी स्मॉल पी बनेगा, और उसके बाद जो लास्ट बनेगा वो कैपिटल स्मॉल पी बनेगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है मेंडल वाले में, तो आपको मैं बता देता हूँ कि पहले आपको ऐसे करना होता है। वन को, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 और इसको 4। ऑलराइट। तो अगर आपको कभी भूल है ना, अगर आपको ऑलरेडी आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम ऑफस्प्रिंग कैसे बनाते हैं। 1 को 3 के साथ मैच कराइए पहले। तो 1 को 3 के साथ किया, ये 1, ये 2, 3 और 4। तो 1 को 3 के साथ करवाया तो क्या बन गया कैपिटल पी। अब 1 को 4 के साथ कराइए तो क्या बन गया कैपिटल पी स्मॉल पी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करिए, 2 को 3 के साथ कैपिटल पी स्मॉल पी और 2 को 4 के साथ स्मॉल पी। तो ये आपके ऑफस्प्रिंग हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो टोटल ऑफस्प्रिंग ऐसे केस में कितने निकालेंगे आप, हमेशा सिर्फ 4 निकालेंगे। तो टोटल आउटकम आपका कितना हुआ 4। फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी का आपको पता होगा कि होमोजाइगस रिसेसिव मांग रहा है, मतलब पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका स्मॉल पी होगी। तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, स्मॉल पी। तो स्मॉल पी 4 में से कितनी बार में आ रहा है, सिर्फ एक बार में आ रहा है।
तो योर फेवरेबल आउटकम इज 1 और टोटल आउटकम इज 4, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.25। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। देखिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं तो चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाती हैं, बड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर कभी हमको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए आपको ये वाला इस तरह से आप सॉल्व करते होंगे, मेंडल का रूल आपने पढ़ा होगा, या तो इस तरह से सॉल्व करते हैं आपने देखा होगा। तो आप सोचिए कोई भी एग्जाम में जब आप जाते हो और आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल आ गया कि चलो भाई ये जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप खुद इमेजिन करिए कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें 1 मिनट ही मिलता है आपको, मैक्सिमम 1 मिनट, या उससे भी कम टाइम में आपको उस एग्जाम में उसको करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा जीनोटाइप बनाने में, तो आपका 10 मिनट तो खा जाएगा, तो बाकी के क्वेश्चन तो आपके छूट जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो बहुत आसान है, हम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर डाई हाइब्रिड आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हुई, तो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जो हमने प्रोबेबिलिटी के रूल पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े, उनका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट, चाहे वो डाई हाइब्रिड की प्रॉब्लम हो। चलो इसमें जब डाई हाइब्रिड करते हैं तो देखिए आपको कितने बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, 16, है ना। 16 जीनोटाइप आपको बनाने पड़ते हैं। इसका फार्मूला है 4 टू पावर n, जहाँ पर n है हाइब्रिड। जैसे मोनो हाइब्रिड था तो आपको पता है कि जब आपने मोनो हाइब्रिड किया था तो कितने बने थे आपके, 4। देखो यहाँ पे जब भी मोनो हाइब्रिड किया तो आपके ऑफ स्प्रिंग कितने बनेंगे, 4 बने। तो 4 टू पावर n मीन्स मोनो हाइब्रिड होगा तो 4 ऑफ स्प्रिंग। अगर आप डाई हाइब्रिड करते हो तो 4 टू पावर 2, तो 4 टू पावर 2 आप जब भी करेंगे तो आपके पास 16 जीनोटाइप जनरेट होंगे। अगर कभी ट्राई हाइब्रिड आ गया तो क्या करोगे आप, ट्राई हाइब्रिड होगा तो 4 टू पावर 3 मीन्स 64 आपको बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। आपका 1 घंटे में भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी मैजिकल है, कितनी आसानी से क्विकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप कोई भी जेनेटिक्स का प्रॉब्लम होगा फटक से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बस आपको मोनो हाइब्रिड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मोनो हाइब्रिड का कंसेप्ट क्लियर है तो जेनेटिक्स कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, इन ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको क्रॉस कराना है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बड़ा मुश्किल है, ट्राई हाइब्रिड है, मतलब आपको 64 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आपको प्रोबेबिलिटी के रूल नहीं आते तो आप एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो सीधा ये देख करके छोड़ दो, क्योंकि वो पॉसिबल आपका 1-2 घंटे में नहीं है। लेकिन देखिए कैसे हम क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ए क्रॉस बिटवीन समथिंग लिखा हुआ है जो मैंने बताया था। अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये ट्रिक है, कैसे आसानी से आप ब्रेक कर पाओगे। तो देखो क्या कर रही है आप, यहाँ पर देखो ये ट्राई हाइब्रिड है, राइट। तो इस मोनो हाइब्रिड के टर्म में ही इसको सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए ले लो यहाँ पे, और दूसरे ऑफिस में दूसरे जो पेरेंट है उसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए ले लो। तो इसको 3 फ्रेगमेंट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बाद में उनका कंडीशन हो जाएगी, वो कंडीशन हम लगा देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। दूसरी बार हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी के बीच क्रॉस करवाएंगे। और तीसरे में हम क्या करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल सी को। तो इसको 3 फ्रेगमेंट में करेंगे। अगर ये टेट्रा हाइब्रिड होता तो उसको 4 फ्रेगमेंट में करते। तो ठीक है, पहले हम मोनो हाइब्रिड कर लेते हैं। ये पहले वाले का कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, और ये देख लीजिए इनको जब क्रॉस करवाएंगे तो 1 2 3 कैपिटल ए, 1 2 4 कैपिटल ए स्मॉल है, 1 2 2 3 कैपिटल ए स्मॉल है, एंड 2 2 4 इज स्मॉल है। डन। फिर प्रोबेबिलिटी, अब आपको क्या निकलना है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए स्मॉल ए की, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, आप देखिए यहाँ पर देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार आया, 2 बार आया। टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने हैं, 4। तो टोटल आउटकम इज 4। योर फेवरेबल, आपको क्या चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए 2 बार आया तो 2/4 मीन्स आपने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए फ्रॉम द पेरेंट कैपिटल ए स्मॉल ए विल बी 0.5। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी, इसको आप 1 2 3 1 2 4 2 2 3
2 to 4 लगाएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, यू नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। तो देखते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी कितनी बार आ रहा है बच्चों। तो कैपिटल बी स्मॉल बी आप देख सकते हो, टोटल आउटकम इज 4, ऑब्वियस है। और फेवरेबल आपकी कितनी आ रही है, कैपिटल बी स्मॉल बी 1, कैपिटल बी स्मॉल बी 1, तो 2/4। अगेन आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई कैपिटल बी स्मॉल बी की 2/4। अब हम लास्ट फ्रेगमेंट पर बढ़ते हैं। लास्ट में क्या चाहिए आपको कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी के बीच में क्रॉस करवाना है और आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कैपिटल सी की। तो ठीक है, कर देते हैं। चलो इसी तरह से जैसा मैंने बताया 1 का 3, 1 4, 2 3 और 2 4। आपको क्या चाहिए, यूनिट कैपिटल सी। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब आपने इसको क्रॉस करवाया तो कैपिटल सी 2 बार आ रहा है और डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि टोटल आउटकम 4 है, हो गया 0.5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के हमने जो भी थे उनको तीनों को अलग अलग कर दिया है। तो आप इसको सोचिए, जब मैंने प्रोबेबिलिटी में एंड का एप्लीकेशन बताया था, एंड और जब हम करते थे तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते थे। जब भी हम एंड करते थे तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता इस क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ है, इन ए क्रॉस बिटवीन समथिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। आपको लगता नहीं कि इसमें एंड छिपा हुआ है? तो यही हम काम करते हैं, जो इंडिविजुअल हमने कैलकुलेट किया है उनको फटाक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, मतलब ये यहाँ पे एंड की छिपी हुई है कंडीशन, उन सब को जो आपने कैलकुलेट किया है 0.5, 0.5, 0.5, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपको मिल गया 0.125। तो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में घंटों लग जाते हैं, देखो एकदम प्रैक्टिस करोगे फटाक से हो जाएगा। आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.125। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से वीडियो को पॉज करिए, बैक लेके जाइए और प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बड़ा आसान है। इन ए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर पर्पल फ्लावर कलर, ठीक है, ये शायद हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग बीइंग ए हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सेम ही है। देखो कैपिटल पी स्मॉल पी को आपने क्रॉस करवाया, ये आपके ऑफस्प्रिंग आ गए, आपको चाहिए हेट्रोजाइगस। तो ये कैपिटल पी तो ये होमोजाइगस है, कैपिटल पी स्मॉल पी इट इज हेट्रोजाइगस, इट इज अगेन हेट्रोजाइगस, ये आपका हो गया होमोजाइगस। आपको क्या चाहिए, यू नीड हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर देखिए कितने हेट्रोजाइगस हैं, 1 और 2 है ना। तो 2 हेट्रोजाइगस हैं, 2 होमोजाइगस हैं, तो टोटल आउटकम इज ऑब्वियसली 4। आपको क्या चाहिए, हेट्रोजाइगस, तो 1 and 2, 2/4 = 0.5। यस, ये तो डिफरेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो टेट्राहाइब्रिड हो, चाहे वो पेंटाहाइब्रिड हो, आराम से क्विकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उस पार्ट में आपको बताएंगे कि जो जेनेटिक्स से रिलेटेड डिजीज की प्रॉब्लम आ जाती है, इनडायरेक्टली वो पूछ लेता है कि चलो ये प्रॉब्लम दी हुई है, बीमारी दी हुई है, ये डिजीज है और उसके बच्चों में ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 में। होप कि आपको समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। आपको अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड पार्ट 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी।